हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल अगर मार्केट्स के बारे में बात करूं तो प्रॉपर अपने को शार्प सेलिंग देखने को मिली, डे लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। अब जहां पे सब लोग रिवर्सल समझ रहे थे वहां पे एग्जैक्ट लेवल से ही सेलिंग देखने को मिली, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, प्लस शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब अगर आपने फ्राइडे वाली वीडियो भी देखोगे तो इसमें मैंने क्लियर इंडिकेशन आपको दिया था कि भाई सेलिंग क्यों आ सकती है। इसका मैंने एक टेक्निकल रीजन भी आपको बताया था कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट करा था, प्लस एक साइकोलॉजिकल रीजन भी ये था कि भाई जब सब लोग यहाँ पे 3 दिन से लगातार बाइंग आ रही है, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है और इंट्राडे बेसिस पर बाइंग देखने को मिल रही है, तो काफी सारे लोग पॉजिटिव हुए हैं गिरते हुए मार्केट में इतनी बाइंग को देखकर। तो काफी सारे लोगों ने जब खरीदारी करी होगी तो मार्केट में गिरावट जो थी वो लाजमी थी और प्रॉपर अपने को एक गिरावट देखने को मिली। अब मेन चीज सवाल आता है कि भाई अगले वीक अपने को क्या देखने को मिल सकता है। अपनी जो एक्सपायरी है वो मंडे को होगी। मैं फिर याद दिला देता हूं कि अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बेसिकली जितने भी एनएससी के इंडाइसेस हैं उनकी मंथली एक्सपायरी अपनी मंडे को ही होगी। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे को अपना ऑफ है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। यहाँ पे ट्यूसडे को तो ट्रेडिंग नहीं होगी स्टॉक मार्केट्स में, लेकिन मंडे को अपनी एक्सपायरी होगी। तो क्यों आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है? देखो, इसका एक दो रीजन हैं। सबसे पहला तो रीजन ये कि भाई वीकेंड है और वीकेंड पे आपको पता है कि भाई ट्रम्प बहुत एक्टिव हो जाता है, और क्योंकि वो कैपिटलिस्ट आदमी है, स्टॉक मार्केट का आदमी है, तो वहां पे वो क्या करेगा कि जरूर मैनिपुलेट करना चाहेगा। अब यहाँ तो हो सकता है कि भाई सीज फायर की एकदम बातें चल जाए कि मार्केट बहुत सुपर बुलिश हो जाए, या फिर ये चांसेस है कि एक नए फ्रेश अटैक्स आपको देखने को मिल जाए, तो शार्प सेल ऑफ आपको मार्केट्स में जरूर देखने को मिल सकता है। तो या तो बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन जो है वो देखने को मिल सकता है, और इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई है। तो इसलिए ही मैं आज टेलीग्राम पे भी लगातार मैसेज कर रहा था कि जिस हिसाब से प्रीमियम्स मूव कर रहे हैं, जिस हिसाब से ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना कि प्रीमियम एक्सपेंसिव है तो किस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि भाई बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन हो सकता है, तो वहां पे फिर आपकी जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं वाइप आउट ही होगी एक तरीके से। अब जो भी आज रिस्क लेके गया होगा एज ऑप्शन बायर, तो उसे कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल सकती है। और जो जिनकी तरफ ट्रेड चला गया भाई उनकी चांदी चांदी है। लेकिन ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है ट्रेडिंग का, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो होपफुली अगर आप मंडे को आपके साइड खुलता भी है मार्केट आपके मतलब साथ भी जाता है, आपकी डायरेक्शन में भी जाता है, तो प्रॉफिट बुक करके भाई इन चीजों को बंद कर दो कृपया करके। नहीं तो फिर अगर कैपिटल वाइप आउट होगी तो आपको मार्केट से आउट होना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में रखनी, क्योंकि इसका पहला रूल क्या है? मार्केट का पहला रूल है भाई सर्वाइवल। अगर आप मार्केट्स में हो ही नहीं तो फिर मार्केट्स में ट्रेड नहीं करोगे, मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनाओगे। तो आपको ये देखना है कि मैं सर्वाइवल मोड में किस तरीके से जिंदा रह सकता हूँ। जितने टाइम सर्वाइव रहोगे उतना आगे तक आप बढ़ोगे मार्केट में, उतना बड़ा पैसा आप कमाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको सीखनी है। सो डिटेल में सबको शेयर करूंगा। प्लस हमने टेलीग्राम ग्रुप पे आज अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी शेयर करी, प्लस सारी चीजें हमने शेयर करी। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा कि उसके बारे में क्या क्या शेयर करा। लेकिन फिलहाल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल वाला बटन दबा देना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो क्रैश कोर्स है वो भी चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हो। प्लस इंपॉर्टेंट वीडियो भाई ये वाली है जो कि लास्ट वीक मैंने बनाई थी, और क्रूड किस तरीके से मूव कर सकता है, गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो किस तरीके से मूव कर सकते हैं, और उनका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे किस तरीके से देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी पिछले हफ्ते बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से मोमेंटम देखने को मिला। होपफुली जो एनालिसिस थी प्रॉपर तरीके से उसने वर्क करा। तो वही एक्यूरेसी वाली बात होती है कि किस टाइम पे आप कितने अच्छे डिसीजन ले पाते हो। होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस मैंने अच्छा डिसीजन लिया, और वो आप लोगों के भी काम आया होगा जिसने वो वीडियो देखी होगी। मेरे तो पर्सनली काम आया ही। ठीक है, तो अभी भी वीडियो देख सकते हो, अभी भी वीडियो इंटैक्ट। हालांकि इस वीकेंड पे मैं फिर दोबारा एक ये वाली जो बेसिकली एनालिसिस थी इसका वीडियो बनाऊंगा कि भाई क्रूड, गोल्ड, सिल्वर किस तरीके से मूव करते हैं, नेचुरल गैस, और इन सब का इंपैक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, बिटकॉइन का इंपैक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन भाई सपोर्ट आपको ही करना पड़ेगा। जो भी पूछा करूँ कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दिया करो, जिससे अपने बीच में बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो। प्लस सब्सक्राइब नहीं करा तो अब तक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बढ़िया सा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के सबने तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा, दो न्यूज शेयर करना चाहूंगा। पहली न्यूज है भाई ट्रंप के बारे में। ट्रंप अब यहाँ पे देखो कुछ भी कर सकता है, कोई भी डिसीजन आ सकता है वीकेंड पर, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। वो हम सारी चीजें डिस्कस कर ही लेंगे कि कौन से लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे, कहां पर ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो उसके बारे में पैनिक कहीं ना कहीं नहीं फैलेगा अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, क्योंकि वहां पर मैं पिन पॉइंट लेवल शेयर कर देता हूँ। फिलहाल अभी बात करता हूँ कि देखो ट्रंप और ईरान के बीच में मैं बात करता हूँ, तो अगर इसमें इंडिया किस तरीके से पिस रहा है उसके बारे में आपको समझना जरूरी है कि अपने पास सिर्फ 7 दिन का ऑयल रह गया है, ऑयल रिजर्व रह गया है। तो भाई ये पूछो कि 7 दिन तक क्या होगा। देखो मीडिया कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम अभी ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने तक यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। जब ये कंडीशन हो जाएगी कि भाई 7 दिन के बाद ऑयल खत्म हो जाएगा, तो हम एक डेढ़ महीने हार्डली यहाँ पे एक मान सकते हो कि अब बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में भी हम एक डेढ़ महीने यहाँ पे चल सकते हैं।
लेकिन देखो बात भाई वही आती है, जब सबको दिख रहा है कि 7 दिन यहाँ पे 7 दिन हो चुके हैं कंप्लीट। पहली बात तो ये कि जब 40 बेसिकली 40 दिन हुए होंगे, अप्रोक्स 35 से 40 दिन हुए होंगे जब ये स्टेटमेंट आया था कि 70 दिन का ऑयल है। तो 70 दिन का ऑयल एक तो आपका 40 दिन में खत्म हो गया। तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो जब 7 दिन बाद प्रॉपर पैनिक देखने को मिलेगा ऑयल के लिए, तो वो 1.5 महीने चलेगा। बिलीव मी, वो मैक्स टू मैक्स आपका आप मान के चलो 20 दिन भी नहीं चलेगा, और 20 दिन भी आपको फिर रोना पड़ जाएगा, आपको पेट्रोल पंप पे लाइन लगानी पड़ जाएगी, और आपको गैस के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं भटकना पड़ जाएगा। तो मेरी सिंपल सी यही सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हो, कि भाई अपने घर में थोड़ा बहुत राशन, पानी, गैस, पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल स्टोर करने की तो नहीं कहूँगा कि भाई पेट्रोल स्टोर करके रखो एक्स्ट्रा, लेकिन जितना यूसेज है उतना आप भाई स्टोर करके रखो, क्योंकि नहीं पता कि क्या सिचुएशन आ सकती है। और गवर्नमेंट तो भाई मोदी जी तो क्लियरली बोल रहे पार्लियामेंट में कि कोविड की तरह जिस तरीके से हम लड़े थे एक साथ होके, उस तरीके से लड़ेंगे एक साथ होके। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस चीज़ से कैसे तरीके से आप लड़ सकते हो, क्या कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मैं न्यूज़ के बारे में बात करूं तो अगर श्रीलंका के बारे में बताता हूं, तो श्रीलंका ने क्या कर दिया है, 3 डे या फिर 4 डे करके एक प्रोग्राम चलाया कि मतलब 4 दिन ही यहाँ पे ऑफिस वगैरह या फिर पूरी यहाँ पे जो आपकी जो सिटी है वो काम करेगी। 4 दिन के बाद जो 3 दिन बचते हैं वीक में वो आपके ऑफ हैं, मतलब 4 दिन ही अल्टीमेटली आपका जो काम है वो होगा। चाहे वो पूरी सिटी की बात करो, मार्केट पूरा स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपना नॉर्मल बाजार होता है बाहर, वो बाजार खुला रहेगा, ऑफिस खुले रहेंगे 4 दिन, बाकी के 3 दिन छुट्टी। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम बताऊं क्यों क्रिएट कर देगा, क्योंकि इंडिया के लोग थोड़े से उल्टे हैं। इंडिया में अगर 3 दिन या फिर 4 दिन का आप अगर प्रोग्राम चलाने की सोच रहे हो तो वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ, क्योंकि अगर 3 दिन 4 दिन आपने करके फिर बाकी के 3 दिन ऑफ कर दिए वीक के, तो यहाँ पे लोग 3 दिन घूमने निकल जाएंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि 3 दिन किस लिए ऑफ हुआ है, वो सोचेंगे कि भाई 3 दिन छुट्टी मिल गई, बढ़िया है, अब तो घूमने चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया में काम नहीं करेगा। और इंडिया में डेफिनेटली अगर इस तरह की सिचुएशन आई, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आए, लेकिन अगर आई तो स्टॉक मार्केट को तो आप छोड़ो, आपको नॉर्मल लाइफ में भी यहाँ पे पैनिक देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सेव कर लेना वीडियो को। अब सबसे बड़ी बात भाई, क्या चल रहा है युद्ध के बारे में, तो देखो न्यूज़ यही आ रही कि ईरान ने 3-4 चीज़ों की डिमांड रखी है। पहली ये डिमांड रखी है कि भाई ईरान को चाहिए $1 ट्रिलियन, कि भाई जो भी नुकसान हुआ है मुझे उसका भरपाई चाहिए, $1 ट्रिलियन चाहिए। दूसरा उसने मांगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए, लीडरशिप चाहिए, कि ये मेरा पैसेज है, ये मेरा एरिया है, मैं जब कहूंगा तो वहां पे ऑयल उस तरीके से वहां पे एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा। और सबसे एडवांटेज ईरान को क्या मिला है, ये युद्ध जो है ना ईरान के लिए पॉजिटिव साबित हो गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि एक तो ईरान रुक नहीं रहा, दूसरी बात क्या है कि पहले जो ऑयल था वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं टोल टैक्स भी लग गया है। और टोल टैक्स अप्रोक्सीमेटली, मुझे कोई मतलब ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन शायद $1 मिलियन के आसपास, या फिर ऐसा कुछ एक बड़ा नंबर है बहुत, या फिर $8 मिलियन के आसपास एक्चुअली। तो वो कहीं ना कहीं ऑल एक्सपोर्ट, मतलब जो भी ऑयल लेगा उस पासेस से गुजारेगा, उस जो एरिया से गुजरेगा जिसका भी टैंकर, तो वहां पे ईरान को आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है ईरान के पास। तो यहाँ पे ईरान के पास पैसे कमाने का सोर्स भी आ गया। तीसरी भाई, ईरान ने ये मान लिया है कि भाई न्यूक्लियर साइट्स पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसे कोई भी नहीं रोकेगा, ना इसराइल ना ईरान, बेसिकली ना इसराइल ना ट्रंप या फिर कोई भी कंट्री नहीं रोकेगी। ये उसने क्लियर कट मांगा है। अब देखो इसमें से तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ऑयल इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई ऑयल के लिए तो आपको पता ही है कि अगर इसको कंट्रोल दे दिया, पूरा कंट्रोल दे दिया, तो फिर आगे फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, तो वो ट्रंप कहीं ना कहीं नहीं करना चाहेगा। दूसरी बात ये, $1 ट्रिलियन तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते, क्योंकि भाई यूएस के ऊपर, ट्रंप के ऊपर तो खुद ही इतना कर्जा हो चुका है, अमेरिका की इकोनॉमी तो खुद ही ग्रोथ, एक तो जीडीपी ग्रोथ नहीं है, दूसरी बात ये है कि बॉन्ड्स में भी 1-2 साल है उनके कंप्लीट होने में, तो वहां पे फिर पैसा चुकाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को अल्टीमेट पैसों की तो बहुत दिक्कत आने वाली है। न्यूक्लियर साइट्स को आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई ये वॉर की जो एक, मैं ये कहूँगा कि बुनियाद थी, वो थी न्यूक्लियर साइट। 8 महीने पहले भी इसी बेसिस पे हुआ था कि न्यूक्लियर पे बहुत काम कर रहा है ईरान, पूरी दुनिया को खतरा है, तब भी ये अटैक हुआ था और अब भी यही अटैक हुआ है कि भाई न्यूक्लियर साइट्स को हम तबाह करेंगे, क्योंकि जिससे ईरान कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजिव नहीं कर पाए या फिर ईरान ज़्यादा पावरफुल ना हो पाए। तो इसलिए इसी बेस पर तो अटैक हुआ था। अब अगर इसको ही आप मान लोगे, इस नेगोशिएशन को मान लोगे, तो फिर वॉर की ज़रूरत ही क्या थी? जो 4 हफ्ते आपने वॉर चलाया उसकी ज़रूरत ही क्या थी? क्या सिर्फ मैनिपुलेशन थी? क्या सिर्फ यहाँ पे कैपिटलिस्ट वाला काम था? तो वो तो भाई ट्रंप को जवाब देना पड़ेगा, और पूरी इकोनॉमी इससे सफ़र कर रही है। अब भाई बहुत डिस्कशन हो गया न्यूज़ के ऊपर कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अब वो तो देखो सैटरडे संडे को ही पता चलेगा कि बेसिकली ट्रंप क्या चल रहा है, ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे अगर सोचूं तो भाई मेरे हिसाब से देखो ऐसा लग रहा है मुझे कि जो ट्रंप है वो है भाई कैपिटलिस्ट आदमी, और ट्रंप जितनी भी झूठी न्यूज़ फैला रहा है वो सिर्फ बिजी रखने के लिए फैला रहा है पूरी मीडिया को, ईरान को, जिससे भाई सब उलझे रहें।
और ट्रंप चाह रहा है टाइम। अब ट्रंप टाइम क्यों चाह रहा है कि भाई उसे एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिले जिससे वो इससे प्रॉपरली बाहर निकले, चाहे सीज फायर के दौरान या फिर चाहे नई मिसाइल्स या फिर नया अटैक भी हो तो भी कुछ भी हो, लेकिन ट्रंप बाहर निकलना चाहता है बस झंझट से। उसके लिए वो टाइम लेना चाहता है। टाइम ऐसे तो नहीं मिलेगा, नहीं वो कह दे कि भाई मैं 5 दिन बाद बताऊंगा, 10 दिन बाद बताऊंगा। तो वो क्या कर रहा है, वो डिले कर रहा है इन चीज़ों को कि 5 दिन बाद अटैक करेंगे हम, 1 हफ्ते बाद अटैक करेंगे हम। अभी झूठी न्यूज़ दे देता है कि भाई ईरान जो है वो हमसे भीख मांग रहा है, तो इसी में ही उलझी रहती है पूरी मीडिया, इसी में पूरा ईरान और सारी मीडिया वगैरह उलझी रहती है। तो वहाँ पे उसे कॉमन पब्लिक से, कॉमन लोगों से, मीडिया से, दूसरे देशों से टाइम मिल रहा है कम से कम, कि वो उनको बिजी रख देता है और खुद को टाइम मिल जाता है जिससे वो आगे की स्ट्रेटेजी बना पाए। तो इतने बड़े लेवल पे पहुंचकर कैपिटलिस्ट भी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, तो ये तो भाई श्योरिटी कि उसमें दिमाग तो है। वो ऐसा नहीं है कि आप और मेरी तरह नहीं सोचता नॉर्मल तरीके से, कि जो आप सोच रहे हो वो सोच ले। और उसके पास तमाम टॉप बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट एनालिस्ट रहेंगे, वर्ल्ड के बेस्ट लॉयर रहेंगे, उसे सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन वही है कि वो टाइम के अनुसार कर रहा है। अब जो भी कुछ होगा बड़ा एक्शन वो तो देखने को मिलेगा। लेकिन भाई मैं भी नॉर्मल से अगर मैं बात बताऊं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ कंट्रीज का नुकसान हो रहा है, पिस रहा है भाई कॉमन पब्लिक, कॉमन पीपल। तो ये किसी भी कंट्री के लिए बुरा है, ओवरऑल नेशन के लिए बुरा है। अच्छा, चार्ट्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बढ़ते हैं कि भाई मंथली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वीकली गेम प्लान वीडियो है तो उसमें हम बड़े टाइम फ्रेम पर भी जानेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे अपने को मार्केट्स में क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर मैं मेजर करके दिखाता हूँ कि भाई कितने परसेंट अपने को फॉल देखने को मिल जाएगा, अगर हाई से लेके लो तक का फॉल दिखाता हूँ आपको मार्च मंथ का, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हम ऑलमोस्ट 10% के आसपास यहाँ पे गिर चुके हैं। अब क्या पैनिक करने वाली बात है? देखो, पैनिक करने वाली बात तो नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये लेवल्स अच्छे हैं इन्वेस्टिंग के लिए। मुझे नहीं पता बॉटम कहाँ बनेगा, तो आप इन्हीं लेवल्स के आसपास इन्वेस्टमेंट चालू रख सकते हो। जैसे जैसे मार्केट नीचे आता रहे अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहो। जब मार्केट में बुल रन आएगा तो फिर आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया भाई इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो देखो, थोड़ा सा घबराने वाली बात है। अगर आप बुलिश हो, सेलर हो, तो भाई अच्छी खासी आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सबसे पहले तो अगर मैं वॉल्यूम के ऊपर नजर मारता हूं तो देखो, वॉल्यूम पे एक चीज इंपॉर्टेंट दिख रही है कि जैसे जैसे सेलिंग बढ़ रही है उस हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो बड़ा पैसा है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो सेलिंग में तो इंटरेस्टेड है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। एक चीज अपने को ये कंफर्म हो गई। अब इस एरिया के आसपास जिसने भी बेचा होगा, चाहे वो निफ्टी के फ्यूचर्स बेचे हो, चाहे कॉल बेची हो आगे के महीने मंथली एक्सपायरी की, या फिर जिसने अपना पोर्टफोलियो भी बेचा हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेस्ट पोजीशन पे होगा, बेस्ट प्लेस पे होगा। आप भी उस प्लेस पर हो सकते थे। भाई मैं यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बेच के निकल गया हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पूरा पोर्टफोलियो खाली नहीं हुआ, लेकिन इस एरिया के आसपास मैंने काफी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया है और मैं कैश में बैठा हुआ एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ से मैंने ऊपर की कॉल्स भी बेची हैं। अगर आपको लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट वीकली वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने आपको अपनी पोजीशन भी दिखाई थी, वो मैंने बुकआउट करी, कम से कम इस एरिया के आसपास बुकआउट करी। और 26,500, 26,300, 26,000 की कॉल्स यहाँ पे मैंने बेची हुई थी और बहुत तगड़ा प्रॉफिट अपने को देखने को मिला। अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टॉप फॉर्मेशन आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी बनता हुआ दिख रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी बनता हुआ दिख रहा है। तो चांसेस बहुत कम है कि 2-3 महीने तक ये जो टॉप है ये टूटे। अब मंथली बेसिकली जो अपना टॉप कंफर्मेशन होता है वो हम किस तरीके से जज करते हैं? वो जज करते हैं कि भाई पहली रेड कैंडल हो और जो दूसरी कैंडल है, जो सक्सेसिव कैंडल है, वो उसका लो ब्रीच करे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल देखने को मिली, उसके लो के नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली। अब ये जब हाई जो 1400 पॉइंट्स का अपने को गैप अप देखने को मिला ट्रेड डील वाले दिन, तो समझ में आ रहा था साइकोलॉजिकली कि भाई इतने सारे शॉर्ट्स हो चुके हैं, तो बड़े प्लेयर्स को एग्जिट चाहिए। और कुछ बड़े प्लेयर्स को एग्जिट मिला वहां से। कुछ दोस्त थे अपने गवर्नमेंट के या फिर अमेरिका ट्रंप के दोस्त थे, उनका कह लो, बड़ी इंस्टीट्यूशंस थी, एफआईआई थे, उनका कह लो, तो वहां से उन्हें एग्जिट मिला। जब एग्जिट मिला तो प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। तो ये भी समझ में नहीं आता कि भाई ट्रेड डील क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी, पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने भाई कि क्या हुआ था कि वहां पे इतना बड़ा गैप अप भी हुआ, मार्केट्स को डिस्काउंट भी कर दिया गया। तो सबको पता चल रहा है कि भाई ट्रेड डील का झोल क्या था। ये धीरे धीरे मार्केट दिखा रहा है, जो भी मार्केट में ट्रेड करता है। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल भाई आपको क्लियर कट यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ये वाला 22,000 का राउंड फिगर। 22,000 पे अगर आप देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी कि भाई ये एरिया इंपॉर्टेंट है। यहां से हमने लगातार सपोर्ट लिया, फिर यहां से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार इसके ऊपर निकले तो प्रॉपर मूव आया, नहीं तो इससे पहले हम रेजिस्टेंस ही ले रहे थे। अब अगर मार्केट्स इसके आसपास आते हैं दोबारा, अच्छी बात ये रहेगी कि भाई यहाँ पे शुरू में पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना है, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना भी है तो एक बाउंस देके गिरना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट गिर गया तो फिर सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर मार्केट को सच में गिरना है तो एक बाउंस एटलीस्ट देना पड़ेगा। और बाउंस कितने का हो सकता है? आपका हो सकता है 500 पॉइंट का, 800 पॉइंट का,
और 1000 पॉइंट का भी आपका बाउंस हो सकता है। तो यहाँ पे एक दो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे आप बाइंग भी कर सकते हो पोजिशनली, एक दो हफ्ते की पोजीशन बना लो और वहां से एक बाइंग प्ले करो 800 1000 पॉइंट की। फिर उस एरिया के आसपास आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे बाइंग या फिर यहाँ से एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इस एरिया के आसपास आपको एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिल सकती है एज अ पोजिशनल प्लेयर। बहुत बड़ी पोजीशन की बात नहीं करूंगा कि भाई 3 महीने की पोजीशन बना ली, सिर्फ एक दो हफ्ते की पोजीशन में आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात करता हूं कि भाई ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एरिया इंपॉर्टेंट मेरे लिए भाई इसलिए भी है क्योंकि यहां से अगर आप अल्टीमेटली देखोगे तो एक चीज और देखने को मिलेगी कि अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज लगाता हूं तो दो मेरे पास डिप के लेवल्स है 22,122 20,800। इन दो एरियाज के आसपास अगर निफ्टी आती है वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करती है तो यहाँ पे एक बाइंग क्रिएट करी सकती है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि भाई लोअर टारगेट्स कहाँ तक के हो सकते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप अपने लोअर टारगेट्स प्लान कर सकते हो, इन डिप्स के आसपास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूं तो देखो अपने लेवल भी वही निकल रहा है 22,100 का लेवल। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल फिगर भी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बन रहा है, प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे अब 38% का रिट्रेसमेंट एरिया भी है। तो यहाँ से चांसेस बहुत हाई है कि यहाँ से एटलीस्ट अच्छा खासा बाउंस देखने को मिले। जितने भी मार्केट में जिसने भी शॉर्ट करा है तो उसको अच्छी खासी एक शॉर्ट बेसिकली एक अच्छा खासा मार्केट एक बाउंस दिखाए, बड़ा बाउंस दिखाए, जिससे सारे जो सेलर्स ट्रैप हो फिर मार्केट डिसाइड करे कि मेरे को ऊपर जाना है फिर नीचे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो अल्टीमेटली हमने ऑलमोस्ट रेड कैंडल क्लोजिंग कर ही दी है क्योंकि अपना सिर्फ एक दिन रह गया है। कैसे? 28-29 को छुट्टी है, अपनी वीकेंड है, फिर उसके बाद अपनी मंडे को मार्केट खुला हुआ है बेसिकली 30 को, फिर 31 को छुट्टी है। तो मंथली क्लोजिंग ऑलमोस्ट आपकी रेड कैंडल में ही होगी, अनलेस कोई बहुत बिल्कुल ही सीज फायर हो गया या फिर बहुत बड़ा गैप अप हो गया। अब तो भाई कितना भी बड़ा गैप अप हो इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इस कैंडल का हाई भी देखोगे, ओपनिंग भी देखोगे, तो वो ओपनिंग है भाई 24,670 जो कि नियर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसके ऊपर क्लोज होना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जब 4 महीने पे अपने को लगातार 4 वीक्स की 4 मंथ पे अपने को लगातार रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन जाता है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे कि भाई जब 4 मंथ की अपनी बेसिकली 4 मंथ लगातार अपने को रेड क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर नेक्स्ट मंथ किस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिली, लेकिन हिस्टोरिकली देखेंगे पिछले 15-20 साल का डेटा जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है। तो यहाँ पे एरिया अपने को कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगर ये एरिया टूटता है तो फिर अपना भाई डायरेक्ट अगला सपोर्ट कहाँ पे आ जाता है, अपना मंथली टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट अगला सपोर्ट आ जाता है 24,250 के ऊपर। और फिर ये टूटता है तो फिर आपको लोअर लेवल्स दोबारा टेस्ट होते हुए देख सकते हैं 19,800 तक के, और वो फिर बड़े बड़े लेवल से आपको टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम पे तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो है वो इस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा ध्यान देकर रखो। अच्छा, टेलीग्राम की बात करता हूँ एक बार, तो भाई टेलीग्राम पे सारी चीजें आपके साथ शेयर हो जाती हैं। मेक श्योर कि जरूर ज्वाइन करा हुआ, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, चैनल के बायो में। प्राइवेट चैनल है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या करना है, आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है, कहीं और से ज्वाइन नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे मैसेज कर देना, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करेगी और आपको इस ग्रुप में ऐड कर लेगी। यहाँ पे सारी न्यूज़, सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे ट्रेडिंग सेटअप्स, मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरी पर्सनल ट्रेड्स, पिन पॉइंट लेवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि भाई बाइंग कितनी आएगी, सेलिंग कितनी आएगी ये कौन बताएगा। तो जो पिन पॉइंट लेवल्स होते हैं कि भाई एग्जैक्ट यहाँ तक बाइंग आ सकती है, यहाँ तक सेलिंग आ सकती है, तो वो सारी चीजें मैं आपके संग शेयर करता हूँ। अब आज देखो इंपॉर्टेंट मैंने क्या शेयर करा, मैंने इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजी भी शेयर करी क्योंकि प्रीमियम्स हाई थे तो ना तो वहां पे ऑप्शन बाइंग अप कर सकते थे, प्लस विक्स बढ़ी हुई थी तो ना पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे क्योंकि अगर विक्स बढ़ी हुई है और लगातार बढ़ रही है विक्स तो वहां पे ऑप्शन सेल करके कोई फायदा नहीं क्योंकि प्रीमियम्स इंक्रीज ही होंगे। और ऑप्शन सेलर को फायदा तब होता है जब प्रीमियम्स टूटे, तो वहां पे अल्टीमेटली किसी को भी फायदा नहीं था। और आज मोमेंटम भी बहुत ज्यादा शार्प नहीं था कि शार्प मोमेंटम देखने को मिले। तो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि भाई अगले अगर आप 2-3 वीक की यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाते हो तो ऑप्शन सेलर, क्योंकि विक्स हाई है तो अब अगर विक्स थोड़ी बहुत भी कूल ऑफ होगी तो सबसे पहले कौन से प्रीमियम्स टूटते हैं, सबसे पहले जो डीप ओटीएम प्रीमियम्स होते हैं, डीप ओटीएम प्रीमियम्स होते हैं वो टूटते हैं आगे की एक्सपायरीज के। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी और इस स्ट्रेटेजी पे मैंने भी अपनी पोजीशन बनाई, शेयर भी करी, प्लस सारे पीएनएल वगैरह भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। क्यों? जिससे भाई एक ट्रांसपेरेंसी रहे, एक क्लियरिटी रहे। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे आपको बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला सब दिखा देंगे, लेकिन जो लिटरली जो पीएनएल होता है, जो वेरीफाइड पीएनएल होता है, वो बहुत कम लोग दिखाते हैं। सो मेक श्योर एक किसी जेन्युइन कंटेंडर को फॉलो करो, एक जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो करो जो भाई सारी चीजें दिखाता हो, सारी चीजें करता हो। और मैं
अच्छी खासी कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर मुझे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अगले बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी में देखो सिंपल सी अपने को एक चीज़ देखने को मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम पे कि सेलिंग आती जा रही है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो भाई बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है, इसमें कोई दौरा वाली बात नहीं है। अब देखो एक लॉ ऑफ एवरेज वाली बात होती है, 1 2 3 4 5 अपने को 5 वीकली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई। तो कहीं ना कहीं चांसेस ये हैं कि जो सिक्स्थ कैंडल है, बेसिकली जो सिक्स्थ कैंडल है अपनी, वो कहीं ना कहीं ग्रीन में क्लोज हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 101% ग्रीन में क्लोज हो जाएगी भाई, ये कैंडल अभी डिसाइड करेगा कि ट्रम्प, ये सिर्फ ट्रम्प डिसाइड करेगा कि भाई ग्रीन कैंडल में क्लोज होगी या रेड कैंडल में। लेकिन चांसेस ये हैं प्राइस को देखते हुए कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक बाउंस देखने को मिले। और जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया, देखो एग्रेसिव सेलिंग आई, फिर दोबारा डोजी बनाया और उसके नीचे फिर दोबारा डोजी बनाया। तो इस डोजी के इन डोजी के हाई टूटते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक शार्प बाउंस, एक बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। वो हो सकता है आपको 24,000 या फिर 24,500 तक का भी एक बाउंस देखने को मिला, बड़ा बाउंस। तो अगर उस बड़े बाउंस की बात करता हूँ कि भाई बड़ा बाउंस कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ से फिलहाल मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ कि आपको बाउंसेस को किस तरीके से प्ले करना है। तो मेरे पास दो बाउंस रहेंगे प्ले करने के लिए। कौन से 23,952, 23,388, इन दो एरियाज के आसपास अगर मुझे कोई बड़ा बाउंस मिलता है प्लस नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ना कि बाइंग की। अगर आपको मैं वन डे टाइम फ्रेम पे भी आज दिखाता हूँ, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, मैं वही बात कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको क्या चीज़ बताई थी, मैंने बताई थी कि भाई ये एरिया इंपॉर्टेंट है और ये हमने यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली हम से रिजेक्शन ले सकते हैं। अब इस एरिया से आपको शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, 23,388 से हम आ गए डायरेक्ट 22,800। तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का फॉल, आपको शार्प फॉल देखने को मिला। आई होप आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी उठाई होगी। इसलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो होते हैं वो काम करते हैं। कमेंट में कर देना एक बार फिबोनाची, और मैं एक नई लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपके सामने यहाँ पे फिबोनाची की प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अब ये तीन बाउंसेज हैं, दो बाउंसेज हैं जिनके आसपास से अगर आपको बाउंस देखने को मिलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, बिंदास होकर सेल कर सकते हो। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। हालांकि मंडे को क्या होगा इंट्राडे बेसिस पर वो हम जानेंगे भाई अगले वीडियो में, क्योंकि देखो आज सैटरडे को अपने एक बार यूएस मार्केट बंद हो जाने दो, गिफ्ट निफ्टी बंद हो जाने दो, बेसिकली कल सैटरडे के दिन। और फिर प्रॉपर अपने को वीकेंड पर अगर कोई न्यूज़ देखने को मिलती है तो उसको मैं कवर अप करूंगा इंट्राडे बेसिस पर, प्लस सारी चीज़ें आपके साथ इंट्राडे वीडियो में शेयर करूंगा। तो मेक श्योर चैनल पर बने हुए हो। लेकिन फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में आपको शार्प पैनिक देखने को मिलेगा। अगर आप बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी इस मंथ गिरा है भाई कितने परसेंट, 15% के आसपास ऑलमोस्ट गिरा है। निफ्टी 10% के आसपास, बैंक निफ्टी 15% के आसपास। क्लियर कट बैंक निफ्टी आपको एक बाइंग ट्रेंड में दिख रहा था, अच्छी खासी एक आउट परफॉर्मेंस दे रहा था। मैं खुद बता रहा था कि भाई बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर बैंक निफ्टी को सर्टेन लेवल्स तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी गिरेगा भी तेजी से, क्योंकि बैंक निफ्टी उन एसेट्स में से नहीं है, उन इंडेक्स में से नहीं है कि भाई साइडवेज मोमेंटम के लिए आ जाए। अगर ये बाइंग करता है तो भी शार्प मोमेंटम, सेलिंग करता है तो भी शार्प मोमेंटम। अब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल अगर मैं बैंक निफ्टी में जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो अपने को देखो एक इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिलेगा, बहुत क्रूशियल एरिया, यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो और इंट्राडे पर आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्ले हो सकती है। वो तो हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की भी है, ये भी याद रखना। सिर्फ निफ्टी की मंथली एक्सपायरी नहीं है भाई, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अभी प्रीमियम्स के बारे में बात करूंगा लास्ट के 2 मिनट, तो अभी वीडियो पर बने रहना। यहाँ पे देखो सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। अब क्या करना है भाई, यहाँ से अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है अगले वीक या फिर 1-2 दिन अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर उस बाउंस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे नहीं रहूंगा सेटिस्फाइड कि बाउंस के ऊपर प्ले करा जाए। मैं बाउंस को प्ले नहीं करूंगा। अगर बाउंस आता है तो फिर वहां पे मैं एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। कितने बाउंस पर आप सेल कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। दो बाउंसेस 55,236, 53,741, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेल कर सकते हो। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम का अगर कंफर्मेशन का वेट करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि आप डेली टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, और इन एरियाज के आसपास अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलता है आर्ली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे फिर अच्छी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और फ्रेश सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, बड़ा गैप अप गैप डाउन जरूर खुलने की उम्मीद है, तो उसको भी अपने को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है। ऑप्शन चेन की मैं बात करता हूं, देखो इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं विक्स दिखाता हूं आपको सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। भाई विक्स ने ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। अगर आप विक्स का चार्ट देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, इस एरिया के आसपास रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी लास्ट वीक रेजिस्टेंस लिया था, और ये वीकली कैंडल्स हैं। तो ये याद रखना कि वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत हाई चांसेस है कि भाई विक्स यहाँ से ऊपर जाए।
अब लास्ट टाइम विक्स अगर आप देखोगे तो कब ऊपर गया था, इतना ऊपर कब गया था विक्स? विक्स गया था भाई लास्ट टाइम ऊपर जब अपना इलेक्शन वाला वीक था, जो लास्ट अपने सेंट्रल के इलेक्शन हुए थे 2024 में, तब यहाँ पे एक जो विक्स थी वो बहुत हाई हुई थी। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो विक्स अपनी आई हुई थी 2022 में, शायद ये अडानी और हिंडनबर्ग वाला क्रैश है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। और पता नहीं भाई, वो जो आप बैक टेस्ट कर सकते हो वो देख सकते हो, लेकिन फिलहाल विक्स अपनी बहुत स्ट्रेंथ के साथ हाई होती हुई दिख रही है। अगर विक्स में कोई डिप आता है तो फिर शार्प अपने को प्रीमियम्स टूटते हुए तो दिखेंगे, लेकिन वो डिप भी फिर हो सकता है कि भाई बैंक जो विक्स को और बढ़ाए और पुश करे। तो कहीं ना कहीं हम क्या क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो अभी तो मैं स्टेटमेंट भाई कोई भी नहीं दे पाऊंगा कि हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन फिलहाल अगर मैं अगले वीक की बात करता हूँ, सिर्फ ज्यादा पैनिक नहीं करते हैं, सिर्फ वीक की बात करते हैं, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा निफ्टी में। सबसे पहले तो देखो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से देखते हुए मिल रहे हैं। अच्छा सपोर्ट लेवल कहाँ पे है अपना, 22,000 के आसपास है, और उससे नीचे अगर मैं जाता हूँ तो फिर उससे नीचे 21,700 के आसपास है। तो ये अपने दो सपोर्ट लेवल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। प्लस ऑप्शन चेन के बारे में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई प्रीमियम्स एक्सट्रीमली हाई हैं। अगर आप देखोगे 183 पॉइंट्स प्रीमियम और यहाँ पे 233 पॉइंट्स प्रीमियम, तो अगर आप इन दोनों को एडअप भी करोगे तो ऑलमोस्ट अपने पास कितने पॉइंट प्रीमियम हुआ है, ये अपने पास प्रीमियम हो गए 200, 400, 433, ऑलमोस्ट अपने पास 400 के आसपास एट द मनी पे प्रीमियम हो गए। एट द मनी स्ट्रेडा जो है वो 400 पॉइंट का है। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी में अगर मैं ऐड करके दिखाता हूं तो भाई कितने प्रीमियम देखने को मिले, एक तरफ 514 एक तरफ 555, तो ऑलमोस्ट अपने को 1100 पॉइंट, पौने 1100 पॉइंट के आसपास, 1100 पॉइंट के आसपास प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हालत और भी खराब है बैंक निफ्टी में, और ये प्रीमियम जीरो होने हैं आउट ऑफ द मनी वाले, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक्सपायरी है मंडे को। तो यहाँ पे शार्प सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, विक्स में शार्प सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है प्रीमियम्स में। अब चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं कि अगर विक्स नीचे जाएगी तो फिर आपको और ज्यादा बेसिकली प्रीमियम क्रैश देखने को मिलेगा, और चांसेस ये हैं कि अगर विक्स नीचे जाएगी तो मार्केट ऊपर जाए। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन चांसेस थोड़े से हाई है कि भाई मार्केट ऊपर जाए। अब वो कोई न्यूज़ के बेसिस पे जाता है या फिर ट्रैप करने जाता है वो अलग बात है, लेकिन चांसेस ये हैं, क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी मैंने बताया कि लगातार डोजी कैंडल बन नहीं तो ऊपर जाने के चांसेस हैं, प्लस सारे सेलर्स के एसएल खाने के चांसेस हैं। दूसरी बात ये है कि विक्स दिखा रही है कि लगातार विक्स में अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, तो एक डिप भी आ सकता है विक्स में, तो एक विक्स में अगर डिप आएगा तो मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस हैं। प्लस अगर प्रीमियम खाने हैं तो भी विक्स ऊपर जा सकती है। तो तीन चार चीजें हैं जो विक्स मार्केट को ऊपर इंडिकेट कर रही हैं। अब मार्केट ऊपर जाता है कि नहीं, प्लस इंट्राडे में क्या गजब के मूव्स देखने को मिलेंगे, वो तो मैं आपको सारी चीजें शेयर कर ही दूंगा इस चैनल पे। तो अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली अपनी होगी कि भाई इंट्राडे में किस तरीके से प्ले कर सकते हो मंडे को। तो चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे मैसेज कर देना और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं बेसिकली एंड की तरह, वीडियो को एंड करते हैं। अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।